नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट वाला पेच फंसाया था, वो पेच योगी सरकार ने लगभग दूर कर दिया है। दरअसल एक पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग का गठन कर दिया गया। आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया और इस आयोग का गठन किया गया है, जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार कर सौंपेगा, जिसके बाद पंचायत चुनाव कराए जा सकेंगे। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष इसे सामाजिक न्याय नहीं बल्कि एक राजनीति करार दे रहा है। आखिर क्यों विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और क्यों इस पर यानी कि पंचायत चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है, आज इसी पर होने वाली है सीधी बात। देखिए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है और उनको बताया गया है काम कि SC ST OBC जनरल के रिजर्वेशन के साथ साथ जो महिलाओं का रिजर्वेशन है उसको व्यवस्थित करके 6 महीने में उपलब्ध करा। निश्चित तेजी दिखेगी। अब अगला कदम जो है न्यायालय का होगा, उसके हिसाब से फिर पालन। पिछड़े और दलित वर्ग पे इसका फैसले का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक सब समाजवादी पार्टी के साथ है। पूरा PDA एक होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है। आने वाले समय में पूरा PDA मिलके अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। आरक्षण वहाँ भाजपा में उम्मीद कर सकता है आरक्षण की, भाजपा से कोई उम्मीद नहीं कर सकता आरक्षण की। तो आरक्षण को खा रहे हैं। दलित पिछड़े वर्गों का शोषण है वहाँ। जितने भी पिछड़े वर्ग के मंत्री है, चाहे पटेल हो, चाहे यादव हो, चाहे तेली हो, तमोली हो, चौरसिया, बरई, नाई, धोबी, धानुक, राजभर, किसी का कुछ नहीं चलता वहाँ पे। सिर्फ जाति वर्ग के लोगों का चलता है। ये पूरे प्रदेश को मालिक। तो पंचायत चुनाव और आरक्षण के नाम पर उत्तर प्रदेश में सियासी रण छिड़ गया है। इस रण में किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कई सुलगते सवाल, OBC आरक्षण बचाने की कोशिश या पंचायत चुनाव टालने की रणनीति। क्यों विपक्ष आरोप लगा रहा है कि टालने की रणनीति हो रही है, चुनाव नहीं होंगे। दूसरा, ट्रिपल टेस्ट सामाजिक न्याय या OBC आरक्षण पर कानूनी जाल। एक सामाजिक न्याय जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट की 2021 में बात कही थी, वो या फिर राजनीति हो रही है। यूपी में असली OBC राजनीति आखिर कौन कर रहा है? बीजेपी समाजवादी पर आरोप लगा देती है, समाजवादी बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं। असली राजनीति असल में कर कौन रहा है? चौथा, क्या पंचायत चुनाव में देरी बन सकती है बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा, क्योंकि जो पंचायत चुनाव है ये सियासी जमीन है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। पांचवा, आरक्षण का असली फायदा किसे मिलेगा, पिछड़ों को या राजनीतिक पार्टियों को? जिन पिछड़ों की बात हो रही है, क्या वाकई में उन्हें आरक्षण का फायदा मिलेगा या फिर इसका फायदा राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला है, जो आरक्षण की बात करेगा, आरक्षण के नाम पर वोट लेने की कोशिश करेगा। ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है, वाकई में ये ट्रिपल टेस्ट है या फिर वोट बैंक का टेस्ट है? तो तमाम सवाल है और इन सवालों के इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात, जिसके लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। एक एक कर उन मेहमानों से हम परिचय भी करा दें आपका, और एक एक कर तमाम मेहमानों से परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पल्लवी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा हैं, और टीवी स्क्रीन पर आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आलोक पांडे जी को देख रहे हैं। तो चलिए पल्लवी सिंह के साथ शुरुआत करते हुए। पल्लवी सिंह जी, सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है, लेकिन 6 महीने का समय भी दिया है। जो समर्पित पिछड़ा आयोग है, जो आरक्षण के लिए सब तय करेगा, सारी चीजें, सारे मानक, ये जो 6 महीने का समय दिया गया है आयोग गठन के बाद, इतना लंबा समय क्यों? इसके बाद तो चुनावी रणभेरी हम देखेंगे कि एक तरह से बच जाएगी, और उसमें हपड़ दपड़ में पंचायत चुनाव, फिर उसके बाद तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव। सुन पा रही हैं पल्लवी जी? चलिए, पल्लवी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर पूजा मिश्रा से हम शुरुआत करेंगे, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा मिश्रा जी, सुन पा रही हैं आप? पूजा मिश्रा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ओके, हाँ जी, मिल रही है जी। पूजा मिश्रा जी, विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया था, ट्रिपल टेस्ट वाली बात रखी थी, उस ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने का काम योगी सरकार कर रही है, तो फिर विपक्ष को इस पर आपत्ति क्या है? आरोप क्यों लग रहे हैं, सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? आपको नमस्कार मोनिका जी, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। चलिए, आपने ये तो कहा कि ट्रिपल टेस्ट वाली जो शर्त रखी गई हुई थी
उसके बाद में ये जो है जो ओबीसी आरक्षण का बनाया, इन्होंने बनाया, आयोग बनाया हुआ, पिछला आयोग बनाया हुआ है, क्योंकि पिछड़ा आयोग बाकी न्यूज वाला ऐसे कर रहा है जैसे कि था ही नहीं पहले, अब बनाया गया। वो पिछड़ा आयोग दूसरा है, ये जो पिछड़ा आयोग बनाया गया हुआ है वो आपने जो बताया जैसे ट्रिपल टेस्ट के लिए बनाया गया हुआ है, और ये बनाना चाहिए था 6 महीने पहले, पर 6 महीने पहले इन्होंने क्यों नहीं बनाया मोनिका जी? आपको पता है कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है, आपको चुनाव कराना है, आपको पता है कि ट्रिपल टेस्ट के लिए आप पिछड़ा आयोग बनाएंगे, उसको 6 महीने का समय देना होता है रिपोर्ट देने के लिए, तब आप चुपचाप बैठे रहे। जब चुनाव सारा कार्यकाल खत्म होने आ गया तब आप अचानक से आ गए कि अब 6 महीने और हम आयोग बना करके टालेंगे। 2021 में क्या ये मोनिका जी आयोग बना था? नहीं बना था। तब क्या पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला था? पिछड़ों को तब भी आरक्षण मिला हुआ था। तब क्या सीटें नहीं बदली गई थी? तब बदली गई हुई थी। तब कैसे बदली गई हुई थी? रोटेशन नीति और जनसंख्या आधार पर बदली गई हुई थी, उसी नीति को ला करके। और अभी क्योंकि इनको चुनाव टालना, अगर इनकी इतनी ही मंशा होती कि नहीं हम ट्रिपल टेस्ट को फॉलो अप करेंगे तो ये 6 महीने पहले बना चुके होते, और अब तक हमारे पास में जब ये कार्यकाल खत्म हो रहा है पंचायती राज का, तो ये आ गया होता, जो रिपोर्ट दे दिए होते और आप चुनाव करा रहे होते। अब 6 महीने पीछे लेकर के चलेगा, उसके बाद में फिर एमएलसी का चुनाव आ जाना है, एमएलए का चुनाव आ जाना है, फिर आप इसको टालते चले जाओगे। ये सारा का सारा एक नौटंकी कर रखी हुई सरकार ने, ताकि जो असल मुद्दे चल रहे हों उनसे भागा जा सके, चुनाव से भागा जा सके। मोनिका जी, इनकी ना तो मंशा, ये डरे हुए हैं कि इनको लग रहा है कि पंचायती राज के चुनाव में हम जाएंगे तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि इसको जिस तरीके से जैसे चाहो वैसे टाल लो। इतने आपको पता है मोनिका जी, चुनाव आयोग ने बहुत पहले ही हलफनामा दे दिया था कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हम तैयार है चुनाव करा लेंगे। तो फिर ये चुनाव रुका क्यों रहा? क्यों अनाउंसमेंट नहीं हुई? कार्यकाल खत्म होने आ गया, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी। उसके बाद में जब इनको पता चल गया कि अब कार्यकाल खत्म हो गया पंचायती राज का, तब क्या करना है कि नहीं हम तो कराना चाहते, तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया हुआ है कि अब 6 महीने बाद में रिपोर्ट देंगे। अब कहेंगे क्या कल दे दे, परसों दे दे। अगर कल परसों देना हो तो 6 महीने पहले आप गठन कर दिए होते, रिपोर्ट आ गई होती और चुनाव करा रहे हो। तो इनकी मंशा नहीं है। ये जो है अभी ये नौटंकी कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण पहले से ही था, जो 69,000 यानी एक तरह से चुनाव टालने की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी अख्तियार कर रही है, जो आप कह रही हैं। ठीक है पल्लवी जी, चुनाव टालने की रणनीति बीजेपी अपना रही है, और ये जो सब है सिर्फ एक तरह का खेल है जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, हम यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तमाम सवाल उठाएंगे, लेकिन पहले जरा रत्ना पांडे जी से भी उनकी आपत्ति ले लेते हैं। रत्ना पांडे जी, विपक्ष को क्या आपत्ति है? अब जब आयोग का गठन किया गया है, 6 महीने का समय दिया गया है, रिटायर्ड जज उसके मेंबर्स होंगे, तमाम सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, तो कांग्रेस को भी आपत्ति है। किस बात से विशेष तौर पर आपत्ति है? जी, आप सभी को नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस को हमेशा ही बीजेपी की नियत पर शक रहा है, और वो नियत इसलिए क्योंकि इन्होंने बार बार ये प्रमाणित किया है कि ये ओबीसी और दलित के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहे। ये केवल और केवल एक जात वर्ग की राजनीति करते हैं। इन्हें पिछड़ों, दलितों और ओबीसी वर्ग से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर होता तो इस जो ट्रिपल टेस्ट कहा गया आपसे सालों पहले, उसे क्यों नहीं किया गया समय पर? क्या दिक्कत थी? योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत कर्मठ हैं, मोदी जी की तरह वो भी मेरे ख्याल 18-20 घंटे काम करते हैं। तो क्यों दिक्कत है? क्योंकि इन्हें जाति, जनगणना या सर्व समाज की बात जहां भी आती है, इनकी राजनीति उल्टी पड़ने लगती है। और यही सिर्फ एक मुद्दा है कि डिले करते गए। आज भी अगर ये कह रहे हैं कि हमने आयोग बना दिया, आयोग बनाने और ओबीसी आयोग का गठन जितना बड़ा चढ़ा के बता रहे, उससे कुछ नहीं होगा। करना तो पड़ेगा रैपिड सर्वे, और फिर ट्रांसपेरेंसी के साथ 50% आरक्षण की जो बात की गई है उसको अक्षरशः लागू करने का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जिसमें इनकी नियत कतई साफ नहीं दिखाई देती है। एक तो इन्होंने कुछ काम ऐसा किया नहीं है कि इन्हें अपने संभावित नतीजों से बेहद डर है कि हम शायद इसमें पंचायत के टेस्ट में पास ही ना हो पाएंगे। हाँ। तो ये डिलेट करते चले जा रहे हैं। आप 6 महीने टाल दिया, कमीशन बनेगा, कमीशन सर्वे कराएगा और फिर होगा। तो ओवरऑल मिला के किसी तरह इसको घसीट के विधानसभा के पास ले जाना है, और एक माहौल प्रभावी बनाकर उससे मल्टी डिसिप्लिनरी रिजल्ट्स लेने की एक बहुत अच्छी जादूगरी इन्हें करनी है। ये इंडिविजुअलिटी जो थी कि पंचायत का एक अपना वर्जन होगा, फिर उसके बाद विधानसभा होगी, फिर उसके बाद, लेकिन क्योंकि इनकी तो थ्योरी 1 नेशन में जाती है ना, तो ये 1 इलेक्शन में सबको समग्र कर लेना चाहते हैं कि बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइजेशन,
और संस्थाओं की जो स्वायत्तता है वो समाप्त हो जाए, सब कुछ केंद्रीकृत होकर योगी अथवा मोदी जी के हाथ में आ जाए और जैसा ये चाहे समाज उस दिशा में बढ़ता जाए, जय जय योगी और घर घर मोदी बोलता चला जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट है, कई बार कोर्ट के आदेश और फटकार के बाद विपक्षियों के दबाव में आज आयोग की घोषणा करनी पड़ रही है। तो ये सब कुछ इनकी दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी राजनीति का हिस्सा है, जो बार बार बहुत गंदे तरीके से सामने। पर आप ओबीसी विरोधी राजनीति कह रहे हैं, या तो ओबीसी के हित की बात, आरक्षण की बात बीजेपी कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है, जो चर्चा हो रही है कि ओबीसी को लुभाने की कोशिश इसके जरिए, इस आयोग के जरिए, आरक्षण के जरिए भारतीय जनता पार्टी करेगी। बताइए मुझे, आयोग बनने से क्या हो जाएगा? क्या ग्राम सभाओं की स्थिति सुधर जाएगी? क्या बजट है यूपी का ग्राम सभाओं के लिए? मैं गांव-गांव जाती हूँ, मुझे मालूम है कि ग्राम सभाएं बिल्कुल एक्टिव नहीं है। गांव में बेसिक फैसिलिटीज जिसको कहते हैं वो भी नहीं है। कोविड में हमने देखा पीएचसीज वर्क नहीं कर रही हैं, और हालांकि पूरे देश में ही पीएचसी नहीं कर रही, इनके तो सरकारी अस्पताल ही नहीं करते, उसमें चूहे और कुत्ते घूमते हैं, तो पीएचसी की स्थिति तो और दयनीय है। सरकार जो विद्यालयों की बात थी गांव और पंचायत लेवल पे, उसको ये मर्ज करके नाम पर समाप्त कर चुके हैं। तो पंचायतों का विकास होगा कैसे? पंचायत में कभी इन्होंने किसी प्रकार के प्रशिक्षण की कोई चर्चा नहीं की। पंचायत प्रतिनिधियों का कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग नाम की चीज होती ही नहीं यूपी में जब से योगी जी की सरकार, क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण और सशक्तिकरण दोनों से नफरत है। एक तरफा राजनीति करनी है और बुलडोजर के नाम पे सब कुछ हाँकना है। आज भी दी गई है बहुत अच्छी कि समझ में आ जाए, समझाना आता है। एक तरफ राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो आप कह रही है। इन्हीं सवालों को जरा पल्लवी सिंह जी से ले लेते हैं। पल्लवी सिंह जी, एक तरफा राजनीति हो रही है, चुनाव जो ये 6 महीने का समय लिया गया है, आयोग गठन कर दिया, लेकिन 6 महीने का समय अभी भी है। कुल मिलाकर चुनाव टालने की जो रणनीति है या चुनाव टालने की जो कोशिश है वो बीजेपी कर रही है कि आप ये दिखा रहे हैं कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन काम होगा भी नहीं। और अब इतनी देर से सुध क्यों आई? जब 21 में सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी थी तो पहले से सुध क्यों नहीं आई कि आयोग का गठन कर दिया जाए? पल्लवी सिंह जी, ओवर टू यू। ठीक है, पल्लवी जी के साथ कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से हम पल्लवी जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आलोक पांडे जी के पास चलते हैं। आलोक पांडे जी, क्या वाकई में इससे राजनीति की बू आती है कि ये जो सियासी समीकरण यहाँ पर बिठाए गए हैं, जिस तरीके से आयोग का गठन किया गया है, 6 महीने का समय भी ये आयोग अब लेगा जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, इससे कहीं ना कहीं आगे चलकर चुनावों में, यानी कि 27 के विधानसभा चुनावों में एक बड़ा असर देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, जब भी कोई एक निर्णय लेगा तो वो चुनावी बू या ये बातें कहना मुझे बहुत अनुचित लगता है। सरकारें हमेशा राजनीतिक रूप से निर्णय लेती है। एक बात मैं बताऊं, 2010 में ये आया था ट्रिपल टेस्ट का, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 2017 तक रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ट्रिपल टेस्ट के लिए। क्या अखिलेश यादव जी ने इसे ओबीसी कमीशन बना के लागू किया था उत्तर प्रदेश में? क्या जो दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस गठबंधन की, क्या उसने इसे लागू किया था? 2021 में तो सर्वोच्च न्यायालय को दोबारा आदेश देना पड़ा कि इसे सख्ती से लागू करिए, लेकिन निर्णय तो 2010 का है। हाँ। तो ये जो सर्व समाज की, जो अगली तथाकथित राजनीति की बात कर रहे थे कि कांग्रेस सर्व समाज की बात करती है, समाजवादी पार्टी ओबीसी चीज की बात करती है, क्या ये 2010 के निर्णय को जब स्वयं सत्ता में थे तो उन्होंने क्यों लागू नहीं कराया पंचायतों को? तो बात ये आती है कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आप उसे लागू नहीं करवाते, और जब आप विपक्ष में होते हैं तो वो आपका जो लागू करने की बात है, सरकार, मैं कहता हूँ सरकार लेट आई, देर आई, क्या दुरुस्त नहीं आई? आप ये आलोचना करिए कि देर में आई, ठीक है, लेकिन क्या ओबीसी का आरक्षण लागू हो, इस बात में समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को किसी को विरोध क्यों करना? आरक्षण की मांग तो कर रही है ना कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की पार्टी कह रही है कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ, जब भारत का आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन, तो जो सजाए मौत मिली थी, फांसी, वो 60% ब्राह्मणों को मिली थी, तो 80% फांसी उन्हें 60% मिली। तो वहां पर तो किसी ने नहीं कहा कि हमारी भागीदारी ज्यादा है तो
फांसी हमें ज्यादा दी जाए देश के लिए, हम क्या ज्यादा करेंगे। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये लोकतंत्र में जो माइनॉरिटी है उसका अपमान है। पूजा जी को आपकी बात पर आपत्ति है, आप कह रहे हैं कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पूजा जी को आपत्ति है तो जरा उनकी आपत्ति भी ले लेते हैं, फिर आलोक जी बात अपनी पूरी कीजिएगा। जी पूजा जी। जी मोनिका जी, आलोक जी बड़े बढ़िया से कह दे रहे हैं कि आपको ओबीसी आरक्षण से क्या परेशानी है। भाई ओबीसी आरक्षण नहीं था क्या 2021 में, 2016 में नहीं था कि 2011 में नहीं था? पंचायती राज में ओबीसी आरक्षण था। ये इस तरीके से भाजपा वाला नैरेटिव मत फैलाइए, ये अलग नौटंकी है। मैंने वही तो कहा मोनिका जी कि ये नौटंकी है, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण पहले भी था। ऐसा तो है नहीं कि ये आयोग जाकर ट्रिपल टेस्ट की बात चल रही है। ओबीसी का आरक्षण था, आपने इससे पहले 2021 में भी जनसंख्या के आधार पर और नीति के रोटेशन नीति के आधार पर ओबीसी का आरक्षण लागू किया था पंचायती राज में। पंचायती राज में रोटेशन नीति और जनसंख्या के आधार पर लागू किया जाता रहा ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण मिलता रहा। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यह आदेशित किया कि आपको जो है पिछड़ा आयोग बनाना पड़ेगा चुनाव से 6 महीने पहले। जब 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है पंचायती राज का, इससे 6 महीने पहले सरकार को बना देना चाहिए था पिछड़ा आयोग। वो जाकर के स्टडी करती, जनसंख्या के आधार पर वो चीजें देखती कि हाँ कहाँ पे ओबीसी सीट होनी चाहिए और कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यही करने की बात थी। ओबीसी आरक्षण लेकर के नहीं आ रही, ये पंचायती राज में पहले से थी। इसी नौटंकी से हमें परेशानी है। और ये आपको देर है, दुरुस्त है, नौटंकी करने आए आप, ये क्या दुरुस्त है आप? तो आप करते हैं रोटेशन नीति के अनुसार से जो है। ठीक है आलोक जी जो है फिर उसमें जबरदस्ती का दिखावा क्यों हो रहा है, जो पूजा मिश्रा जी कह रही है। ठीक है, जो है भाजपा के, ये सेम लाइन है। मैं इससे पहले डिबेट में जी भाजपा के प्रवक्ता ने एग्जैक्ट सेम लाइन बोली। ये जो है बीजेपी ऑफिस से निकल करके आ रहा है कि आपको ऐसे ही पोर्ट्रे करना है कि भैया कब तक आरक्षण लेकर के आए, पहले तो ये लेकर के नहीं आए। हाँ भाई आप लेकर के भाजपा लेकर के नहीं आई। ठीक है, उनको सुनने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। आप जो बात उठा रही हैं वो जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। जी आलोक जी। देखिए मैं पैनल में माइनॉरिटी में हूँ, तो मुझे उठा लेंगे पुरुष होने के नाते। पैनल में सारी महिला है तो मेरा हक बनता है कि मैं बोल दूं। आलोक जी आप माइनॉरिटी लेकिन हम अगर माइनॉरिटी की बात हो जाती है, अभी ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी में है तो इनका हक बनता है। यही बात तो देश पे भी लागू होता है। माइनॉरिटी वो 3 महिलाओं के बीच में इकलौते पुरुष की बात कर रहे हैं। ठीक है, समय देते हैं उनको भी। आलोक जी ओवर टू यू। जी अरे माइनॉरिटी में भी मतलब देखिए आप मेरी बात समझ लीजिए, मैं किस आधार पर माइनॉरिटी कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता उसको भी नहीं समझते, उसके लिए एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ट्रिपल पूजा की बात करिए भाई, डिबेट का डेकोरम तो ना खराब करिए। आप डिबेट का डेकोरम का खराब करिए, मजा नहीं आता भाई। आपके ऊपर भी समाजवादी कैरेक्टर लगे, बोलने नहीं देते। ब्राह्मणों से क्या दुश्मनी है आपको भाई? आप भी ब्राह्मण है, समाजवादी कैरेक्टर आपके अंदर आ गया। क्यों दबा रही है, मेरे जवाब क्यों दबा रही है भाई? पूजा जी सुनिए तो सही। पूजा जी आपने सवाल उठाया, अगर आप कह रहे हैं पूजा जी आपने सवाल उठाया तो उनको जवाब भी तो देने दीजिए ना। पूजा जी आपने सवाल उठाए। हाँ मुझे बहुत आपत्ति इस बात से, जब कोई मुझे कहता है कि आप ब्राह्मण है या महिला है, ये मुझे पता है, मुझे मेरा गोत्र भी पता है, ये सब बताने की क्या बात होती है? एक मिनट सुन लेते हैं। आलोक जी बोलिए। प्रमुख को बताइए, उनको बताइए कि पत्रकारों की जात पूछते हैं, उनको बताइए ना। वो कहते अच्छा मिश्रा कहना अच्छा तुम्हें तो ऐसा करोगे, या अपने साधु जी को कहना समझाइए। पहले अपने साधु को समझाइए बात करते हैं, मुझे नहीं लोग के पास में आ जाती है। इस तरह से जाति आलांछन लगाते हैं अगले जातों पत्रकारों पर, ब्राह्मण पत्रकारों पर। अच्छा तुम पंडित हो या अगले जातों से कहो जाते हैं, मुझे क्यों रहे हो कि आपको बुरा लगता है? ठीक है, अब कम से कम यहाँ पर ठीक है। अब एक दूसरे की जाति बताकर और ये सब कम से कम जातियों की लड़ाई आना शुरू कीजिए। मुद्दे पर आ जाते हैं, हमारे मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। आलोक जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, पल्लवी जी भी हमें कनेक्ट हो चुकी हैं। देखिए ये लगातार डिस्टर्ब कर, या तो मैं इनका राइट प्रूव करे या तो मैं बोलूं नहीं, लगातार बोल रही है। आप बोलिए। समाजवादी पार्टी का करेक्ट क्या रहा है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो 2010 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसे अगले जातों ने 2012 में क्यों लागू नहीं किया? ठीक है पूजा जी बताइए, बात तो सही कह रहे हैं। आदित्यनाथ जी ने 2021 में नहीं लागू किया। अरे तो पहले आप 10 की बात कर नहीं रहे, आप 21 की बात आ रहे, तो अपने समय की भी तो बात कीजिए। आपकी भी तो सरकार रही है 5 साल। 2021 में इतनी आधुनिकता रखी हुई थी, उसके बावजूद भी नहीं लागू कर पाए जो है सरकार, तो कैसे 2016 में लागू होगा? ये तो आप बात
आपने ये सोच के थोड़ी लागू नहीं किया होगा कि 21 में योगी सरकार आएगी और वो लागू नहीं करेगी तो हम 10 में लागू क्यों करें? पूजा मिश्रा जी अपने कार्यकाल में समाजवादी पार्टी ने ये सोच के तो लागू किया नहीं होगा कि हमें बाय बाय करेगी और एंट्री करेगी बीजेपी गवर्नमेंट और 21 में फिर वो भी लागू नहीं करेगी, तो हम पहले से सोच रहे थे। ये तो है नहीं कि प्रेडिक्शंस हो गए होंगे फ्यूचर को लेकर। क्या सोच रही, क्या कदम रहे, क्या ऐसी दिक्कत परेशानी रही कि लागू नहीं हुआ? मोनिका जी आपको भी पता है कि ओबीसी आरक्षण पंचायती राज में रोटेशन नीति और जनसंख्या के आधार पर होता हुआ है। हाँ। 2010 में सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट आती है, वो कहती है कि आप आयोग का गठन करके तब जाकर के ये ओबीसी रोस्टर या आप कह सकते रोटेशन लागू करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये पहले से चलता चला आ रहा था तो ये इजी तरीके से था कि आपके पास में जनसंख्या है, आपके पास में रोटेशन नीति रखी हुई है, तो आप रोटेशन नीति और समय को बचाते हुए कर ले रहे थे। हाँ ये बात सही है कि 2021 में भी आपको करें, 2021 में भी इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि आपने जो है रोटेशन नीति और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू कर दिया। आलोक पांडे जी क्या ये जो रोटेशन नीति है, ठीक है आलोक पांडे जी क्या ये जो रोटेशन नीति है ये डिले का कारण बनती है? देखिए सरकारें अपने हिसाब से काम करती है। सरकारों का कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि अगले 5 साल रहे ओबीसी की राजनीति करते रहे, खुलेआम करते हैं ओबीसी की राजनीति, वो लागू नहीं करा पाए। 21 में सर्वोच्च न्यायालय ने और सख्ती से कहा सरकारों को आरक्षण लागू हो रहा था। मैडम आप सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं पूजा जी, सुनते हैं उनको भी जरा सुने, वो भी अपनी बात रख पाए। फैक्चुअल बात करे ना, ऐसे ना पोर्ट्रे करे, ये भाजपा पोर्ट्रे कर रही है। ओबीसी आरक्षण था, लागू नहीं हो रहा है, था है, उनको सुनने भी दीजिए, बात उनको भी रखने दीजिए। आलोक जी देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारें कभी किसी वर्ग समाज की नहीं होती, उन्हें वोट बैंक की चिंता होती है। अखिलेश यादव को नुकसान था, अपने हिसाब से लागू कर रहे थे, पुराने सिस्टम में जो चल रहा था उनसे उनका वर्ग संतुष्ट था, उनके लोग संतुष्ट थे, उन्होंने से लागू नहीं कराया। ओबीसी की राजनीति करने वाले नेता ने नहीं लागू कराया। मान लेते बीजेपी ओबीसी की राजनीति करती है, वो समानों की राजनीति करती है किसी ने, लेकिन समानों की राजनीति करने वाली पार्टी, मैं मानता हूँ कि समाज में बीजेपी वैसे मैं मानता नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये बात मान लूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज ये कह रही है कि बीजेपी तो केवल समानों की बात करती है, वो लागू नहीं कर 21 से लागू नहीं कराया, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केंद्र में थे उन्होंने भी लागू नहीं कराया। और भारतीय जनता पार्टी अगर ट्रिपल टेस्ट लागू कर रही तो कम से कम उसे लागू होने दीजिए, उसका स्वागत करिए। और आलोक जी आप कह रहे हैं, आलोक जी सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है अब कम से कम बीजेपी लागू कर रही है तो उसे लागू होने दीजिए, उसका स्वागत कीजिए। चलिए हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो 6 महीने का समय लिया गया है आयोग के लिए, ये भी तो इसके ऊपर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर, राजनीतिक मंशा को लेकर सवाल उठना लाजमी है। जब आप हर चीज इतनी हपड़ दपड़ में इतनी स्पीडली सारे काम कर लेते हैं तो इस आयोग को 6 महीने का समय क्यों दिया गया? इतना लंबा समय, 6 महीने के बाद आप देखिएगा विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बच जाएगी, उठा पटक देखने को मिलेगी, काफी स्पीडली उसको लेकर रैलियां वगैरह सब शुरू हो जाएंगे, तो वहीं पर पंचायत चुनाव, वहीं पर विधानसभा चुनाव सब मिक्स एंड अप हो जाएगा। नहीं बिल्कुल सरकार से थोड़ी चूक जरूर हुई है, उन्हें और पहले करना चाहिए, लेकिन भारत में पंचायती चुनाव हमेशा हर राज्य में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से हो, ऐसा इतिहास हमने नहीं देखा भारत में। लेकिन ये पंचायत चुनाव होते भी तो इम्पोर्टेंट है, यही तो विधानसभा चुनाव की नींव है। अब पंचायत चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण की बात हो रही है, जिस तरीके से घर घर जाकर, द्वार द्वार जाकर, गांव ग्राम सभाओं, इन सब में जो राजनीति होगी, प्रचार होगा, ये विधानसभा के लिए भी तो नींव तैयार करेगा। तो जो जीतेगा उसको सीधा फायदा विधानसभा के लिए भी होगा। बिल्कुल, जो भी पार्टी इस चुनाव में जीतती है उसका फायदा होगा। लेकिन बात यह है कि सरकार ने, क्योंकि ट्रिपल लेयर सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई है, अब वो अगर पंचायत चुनाव में सरकार जाती है तो चुनाव ही अवैध घोषित हो सकते हैं। तो सरकार का ये मानना है कि भले हम 2-4 महीने लेट हो जाए, लेकिन कम से कम अब सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इतनी ज्यादा है कि हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और भारत में ऐसे कांग्रेस के समय में ऐसे बहुत सारे शासन राज्यों में
हुआ है जहां पंचायत चुनाव समय पर नहीं हुए। ठीक है। लेके बहुत सारे राज्यों में मैं लौटूंगी आलोक पांडे जी आपके पास। इन तमाम सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी से लिया जाएगा। हालांकि एक टेक्निकल इशू की वजह से बार बार पल्लवी जी डिस्कनेक्ट हो रही हैं कॉल पर, फोन लाइन पर। अब वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। पल्लवी जी, ये 6 महीने का समय आयोग के लिए दिया गया है, आपको लगता नहीं ये समय बहुत ज्यादा है? और 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी थी तो 21 से आपको 26 का वक्त, इतना बड़ा समय क्यों लग गया? क्यों देरी हुई आयोग का गठन करने में? पहले आयोग का गठन आखिर क्यों नहीं किया गया? अब इसे मास्टर स्ट्रोक ना कहकर वोट स्ट्रोक क्यों ना कहा जाए? देखिए, वही बात है, अभी क्यों नहीं किया गया, कभी नहीं। ये तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है कि वो हर चीज के लिए ये उठाते हैं गठन। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कुछ चीजें डिले होती हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में डिले हो रहा है किसी चीज को लेके, या पंचायती चुनाव की बात कर रहे हैं यदि, फिर भी हम पूरी तरीके से प्रयासरत है कि चीजें समय पे हो जाएं। आयोग का गठन हो गया है, उसके आगे चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी। पर पल्लवी जी, क्या इसे एक स्ट्रैटेजी करार आप कह रही हैं कि ठीक है? पल्लवी जी, आप कह रही हैं विपक्ष का काम है डिले पर सवाल उठाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, चलिए हम ये भी अग्री करते हैं। चीज को डिले नहीं करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स होते हैं, बट आपको नहीं लगता कि ये जो टाइमिंग है इसको लेकर सवाल उठना लाजमी भी है? क्योंकि तुरंत उसके बाद विधानसभा चुनाव है। आप विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले पंचायत चुनाव होंगे तो फायदा तो होगा ना? मोनिका जी, टाइमिंग से सवाल, ये तो मेरी समझ से बाहर है। हर चीज में यही बोला जाता है, चाहे नारी बंधन अधिनियम की बात कर लीजिए, किसी भी चीज की बात कर लीजिए, टाइमिंग पे सवाल उठता है। ये बताइए हमारे यहाँ इलेक्शन कब नहीं होते हैं? हर 6 महीने पे तो इलेक्शन होते हैं। कौन सी टाइमिंग की बात आप कर रही हैं, मैं जानना क्या 6 महीने के ही भीतर, क्या 6 महीने के ही भीतर आपको लगता है कि आयोग अपना काम, अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम सब कुछ पूरा कर लेगा? पंचायत चुनाव अब इस 6 महीने के बाद नहीं टाले जाएंगे? क्या ये बात श्योर है कि अब 6 महीने एग्जैक्ट बाद हम देखेंगे कि यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रयासरत यही है काम, ये चीजें तो यही हो रही है कि देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्यता कर दी थी, सारी चीजों को देख के जो समर्पित आयोग है बनाना अनिवार्य हो गया था, तो अब बन गया है। बिल्कुल 6 महीने का समय दिया गया है। 6 महीने का समय लंबा समय होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा समय है। बिल्कुल प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और इसकी निगरानी भी की जा रही, समय पर राज्य सरकार इसकी निगरानी करेगी और इसकी जो भी डेटा होगा वो बाकायदा पोर्टल पे अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज हिडन होगी। तो जिसकी जो भी निगरानी की जा रही है, प्रगति जो हो रही है, जो भी जानकारी है, राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग वर्ग का जो पोर्टल है उसमें अवेलेबल होगी। पर अगर बाय चांस 6 महीने में ये रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाती है तो क्या इसको लेकर भी अभी कोई रणनीति सोची गई है या आगे कदम क्या उठाना है? 6 महीने में अगर आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपता है तो क्या इस बारे में भी कैबिनेट में कोई चर्चा, कोई विस्तार से बात हुई? मोनिका जी, बाई चांस तो 6 महीने में कुछ भी हो सकता है। अभी जो स्थिति बनी हुई है वर्ल्ड की यदि बात करें कि आगे चल के क्या स्थिति बनेगी, कहते हैं ना ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो कुछ नहीं पता है। हमारी जिम्मेदारी है कि 6 महीने का समय दिया गया है, तो जो समर्पित पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग बनाया गया है उसको जो है वो नियमों का पालन करते हुए 6 महीने के अंदर कार्य को सुनिश्चित करे कि प्रक्रिया पूरी हो जाए। अब नहीं होता है अलग, ये तो अलग बात हो गई, उसका तो डिफरेंट सिचुएशन होगा। ठीक है, क्या भारतीय, एक और सवाल आपसे फिर मैं आगे बढ़ूंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण कानूनी रूप से टिक नहीं सकता था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होता है, तो बिल्कुल उसको लेके ही चलेंगे। किसी का मानना ना मानना, किसी पार्टी का मानना ये तय नहीं करता, या ना ये मैटर करता है। मैटर करता है कि जो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित किया है या जो फैसला दिया है उसके हिसाब से हम चलेंगे। उन नियमों का पालन करना है, उन नियमों का पालन करना, हमें ये चीज सुनिश्चित करना है कि चीजें जो है जैसे बोली गई वैसे ही फॉलो। ठीक है, यहाँ पर पल्लवी जी ये कह रही हैं, पूजा मिश्रा जी, कि हम पूरी तरीके से रणनीति अख्तियार करके स्टेप बाय स्टेप तमाम जो बातें हैं उनको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। 6 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, तमाम जो बातें आपने खुद भी सुनी। अब समाजवादी पार्टी पर अगर आ जाए तो पूजा जी, समाजवादी पार्टी खुद पिछड़ों की बात करती है,
तो पिछड़ों की बात करने वाली पार्टी आखिर अपने समय पर इसे लागू क्यों नहीं कर पाई थी? एक स्थायी डेटा आखिर क्यों तैयार नहीं कर पाई थी? मुझे लगता है मोनिका जी, उस वक्त में जो है जो समस्याएं रही होंगी, हो सकता है कि जो है टाइम लिमिटेशन रहा हो, इतना समय नहीं रहा हो कि समय को बर्बाद किया जाए। जैसे अभी 26 मई को पंचायती राज का कार्यकाल खत्म हो जा रहा है, लेकिन सरकार ने तय कर रखा हुआ है कि हम और 6 महीने का समय लेंगे और 6 महीने के बाद जाकर के चुनाव कराएंगे। और अगर सरकार चाहे कि ये समय बर्बाद ना किया जाए, चुनाव कराया जाए, तो सरकार जो है हो सकता है कि अभी जो जैसे 2021 में लागू कर रखा हुआ था वैसे ही लागू कर देती, रोटेशन नीति के अनुसार, जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या वैसे भी गिनना चालू कर ही दिया हुआ सरकार ने। पर सरकार की मनसानी भी जो है, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम तो बिल्कुल तैयार कर रखे हुए, अगर आपने पूरी तैयारी कर रखी होती तो अब रिपोर्ट आ रहे होते, आप आयोग का गठन नहीं कर रहे होते। यही आपका दिखाता है कि आपने कोई तैयारी कर नहीं रखी हुई थी और अभी आप इंतजार कर रहे थे कि ठीक है कार्यकाल खत्म होने आ रहा है, तब फिर हम टालने के लिए क्या करेंगे, तब हम टालने के लिए आयोग का गठन कर देंगे। उसके बाद में अब आप तैयार करे रहेंगे कि 6 महीने बाद में अगर रिपोर्ट आ जाता है, हमको लगता है कि हाँ हमारे फेवरेबल चीजें हैं, तो 6 महीने बाद रिपोर्ट आ जाएगी। और अगर हमको लगे कि हमारे फेवरेबल चीजें नहीं है, तो रिपोर्ट आने के बाद भी हम कहेंगे नहीं, रिपोर्ट पे काम लगा, फिर 2-3 महीने और खींच ले जाएंगे। तो ये तो इनका चली रवि जो भाजपा के टाइमिंग पे सवाल उठता है। तो फिर आप ऐसे टाइमिंग पे करते क्यों हो? आप आचार संहिता लागू होने के बाद में 10-10 हजार रुपए बिहार में महिलाओं के अकाउंट में क्यों डालते हो? अगर नहीं डालिए, आप नहीं लागू करें, तो फिर प्रश्न क्यों पूछा जाएगा आपसे? आपकी बिहार में सरकार न जाने कब से थी, यूपी में चुनाव हो रहे थे, बिहार में तब थोड़े हो रहे थे। आप 10-10 हजार पहले से दे रहे होते, आप यही काम महाराष्ट्र में भी कर रहे होते, लेकिन आपने नहीं किया। आप देखते ही यही हो कि हाँ अब समय है उत्तर प्रदेश में चुनाव का, तो अब ये नौटंकी चालू हो जानी चाहिए। बिहार में समय है चुनाव का, जब आप 10 हजार रुपए बिहार की महिलाओं को दे, तो आपने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को क्यों नहीं दे दिया? जब आपने जो है कहा कि होली पे हम दीपावली पे देंगे सिलेंडर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, पर आज तक आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि चुनाव नहीं आए थे ना उत्तर प्रदेश में, अब चुनाव आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको मोनिका जी सब देखने को मिले, फिर कहा जाएगा हाँ में चुनाव रहता ही है कहीं ना कहीं पे, तो कहीं ना कहीं पे चुनाव रहता है, तो वहां जहां चुनाव रहता है वहां करने की आवश्यकता नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां पे करिए ना, लेकिन आपको नौटंकी करना होता है। आपको टाइमिंग ये देखना होता है कि अब वेस्ट बंगाल में ये चल रहा है तो हम ये करने के लिए चले जाएंगे, अब असम में ये चल रहा है तो हम ये करने के लिए चले जाएंगे। इसलिए प्रश्न उठता है मोनिका जी। हालांकि अभी 69,000 के भर्ती के जो अभ्यर्थी है, ओबीसी की इतनी चिंता हो रखी है, ओबीसी एससी के उसमें अधिकारों का हनन हो रखा हुआ है। वो लोग संदीप जी के सामने बिल्कुल सड़क पर लेट करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका जो आरक्षण आपने हनन किया हुआ है वो दे दीजिए, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और हम तालियां बजा करके आपका स्वागत भी कर देंगे कि भाई चलो ठीक है, देर से ही सही, कम से कम आप उनके साथ में न्याय तो किए। वो सड़क पर बैठ कर उनकी जवानी खत्म होते जा रही है, रो रहे हैं, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा ही नहीं है। सरकार की मंशा है कि हेन केन प्रकारेण हमें सिर्फ और सिर्फ राज्यों में जा करके सरकारें बनानी है, बाय हुक बाय क्रुक। हमें ना तो देश से मतलब है, ना हमें देश की जनता से मतलब है, ना हमें प्रदेश से मतलब है, ना प्रदेश की जनता, प्रदेश की समस्याओं, किसी से मतलब नहीं है। मतलब है तो ऐसे टैक्टिक्स अपनाने से जिससे कि हम सरकार, ठीक है आप इसे टैक्टिक्स कह रही हैं, लेकिन अब ये टैक्टिक्स बीजेपी के फेवर में रहती हैं या सपा के फेवर में रहती हैं, या आगे क्या होगा ये कुछ ही महीनों में जो पूरी तस्वीर है असल उत्तर प्रदेश की वो साफ हो जाएगी। लेकिन रत्ना पांडे जी, यहाँ तो देखिए पीडीए की, पिछड़ों की ये सब बातें हो रही हैं। पीडीए की बात करते हैं तो सीधे समाजवादी पार्टी की बात आ जाती है और पिछड़ों की बात इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुंह से भी खूब देखी जा रही है। कांग्रेस भी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चलती है, इस फॉर्मूले पर चलती है, लेकिन यूपी में सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस किस तरीके से अपनी जगह बनाएगी? जब ये आरक्षण की लड़ाई चल रही है, पीडीए का नारा लग रहा है, इसमें कांग्रेस कैसे अपनी जगह बना पाएगी? मैं अपनी रणनीति बनाने से पहले आपको दो बातें जो अभी एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कही और एक आलोक पांडे जी ने कही, ठीक है, उस पर अपना कमेंट देना चाहती हूं। हाँ जी। पल्लवी जी ने कहा कि सब कुछ पोर्टल पर होगा, हाँ, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। एसआईआर का पूरा डेटा पोर्टल पर है। 90 लाख लोगों को हटा दिया है। 25 लाख लोग ट्राइब्यूनल में फंसे रह गए, जिनको मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अगली बार वोट दे लेना। ये तो व्यवस्था बना दी गई है भारत सरकार की, ये तो ट्रांसपेरेंसी है लोकतंत्र की। क्या बात ये लोग करते हैं ट्रांसपेरेंसी, डेटा और सर्वर और दुनियादारी की। हंसी आ रही है भाई सबको। बताना चाहूंगी पंचायतों को सबसे ज्यादा सशक्त किसी ने किया है तो कांग्रेस ने, क्योंकि 93rd और 94th अमेंडमेंट में हमने पंचायतों के चुनाव की व्यवस्था कराई, निगमों के चुनाव की अलग से व्यवस्था 74th में कराई गई। तो ये जो है ये कहना कि कांग्रेस ने कुछ पंचायतों के लिए नहीं किया है, ये खाली सूरज को दिया दिखाने जैसा है, कपोल कल्पित बातें करते रहते हैं।
क्योंकि शायद इसी तरीके की उटांग पटांग बातों से किसी दिन बीजेपी प्रवक्ता बना देगी। अच्छी बात है, लगे रहिए, आपका भविष्य उज्जवल हो। फिलहाल अब मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी यूपी में स्ट्रेटेजी क्या होगी। हम शुरू से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और यूपी में भी सामाजिक न्याय के साथ ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, महिला अपराध और सारे किसान, इनके साथ खड़ी हुई कांग्रेस हमेशा रही है और रहेगी। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करके चुनाव बचाना मोदी और योगी जी को आता है। आतंकवादी तो आज भी आतंक दिखाई रहे हैं, सीधे समझो नहीं तो समझाना आता है, दुनियादारी इनकी भाषा, इन्हें मुबारक, ये वही करेंगे। फिलहाल हमारी रास्ता सिर्फ और सिर्फ अपने सामाजिक न्याय के टूल के द्वारा, लेकिन इस सामाजिक न्याय के टूल की जब रत्ना पांडे जी आप बात कर रही हैं, सामाजिक न्याय के टूल की बात कर रही हैं, आप कह रही हैं हमें आंकड़ों से मतलब नहीं, हम जनता के हित की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। तो एक लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, चाहे वो यूपी की बात कर लीजिए, चाहे वो केंद्र की बात कर लीजिए। तो फिर जो स्थायी डाटा है इस आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर, कांग्रेस क्यों नहीं फिक्स कर पाई अपने टाइम पर? ठीक है, मैं बात करती हूँ जाति जनगणना की। अगर 2011 में हुआ था और 13 में उसको जब फ्लोर करने की बात थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई और उसके बाद से 14 से लेकर और आज तक मोदी जी ने उसको दबा के रख रखा है केंद्र में। तो जाति जनगणना का जो जातिगत डेटा था वो मोदी जी के द्वारा घपलेबाजी की गई है। आज भी जो जाति जनगणना कराई जा रही है उसमें जातिगत जैसा कुछ बहुत स्पष्ट है नहीं, कहीं भी इनकी मंशा ही नहीं है। आलोक जी, इन्हें तो कुछ और ही करना है, ये भारत के लोकतंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त करते चले जाते। तो जातिगत जनगणना तो जातिगत जनगणना है, इसमें क्या आपको लगता है कि इसमें भी घपला होगा? जनगणना में भी क्या जो आप कह रही हैं जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस भी करती थी? जो फॉर्म है जनगणना का जिस पर जनगणना की जा रही है उसमें जो जातिगत जनगणना के विशिष्ट कॉलम्स होने चाहिए वो सब मिसिंग है। अब ये बात मैं कहूंगी कि इनके द्वारा अब पंचायतों को पूरी तरीके से खत्म करने की तरफ चलना है। 6 महीने में कोई डाटा नहीं आएगा, वो डाटा आएगा जो ये चाहते हैं, ये सेलेक्टिव वोटर्स चाहते हैं, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, चाहे पंचायत, चाहे नगर निगम। इन्हें ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें सेलेक्टिव वोटर्स होंगे और वही करना है। आज कह रही हूँ 6 महीने बाद भी अगर आप और मैं बैठेंगे तो देखिएगा नतीजे वहीं जाएंगे। क्योंकि एसआईआर जब यूपी में हुई तो योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी गोरखपुर मठ में बैठ के कि जो है इतने लोग कट जाएंगे और एग्जैक्टली उसी के आसपास लोग कट गए। तो ये लोग जादूगर हैं, भविष्यवक्ता हैं, लोकतंत्र के पूरी तरीके से इन्होंने समाप्त करने की कसम आपको लगता है जातिगत जनगणना एकमात्र समाधान है जब हम आरक्षण की तरफ जा रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की तरफ जा रहे हैं पंचायतों के लिए? सामाजिक न्याय का है, सामाजिक न्याय जब तक नहीं होगा, अभी आलोक पांडे जी कह रहे थे मुझे पसंद नहीं है, घड़ी घड़ी इन्होंने अपना अहंकार दिखाया, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। व्हाट डू यू मीन बाय आप ब्राह्मण है? क्या कहना चाहते हैं? मैं भी ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है भाई साहब, ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो सकता है, आपका कोई योगदान नहीं है। लेकिन शिक्षा में आपकी भागीदारी आपके समाज के चक्र के कारण नहीं हो पा रही है। आपको स्वास्थ्य इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सत्ता में बैठे लोग आज भी ये तो इस जात का है, इसको सामने नहीं आना चाहिए, वो उस जात का है, उसको दिखाई नहीं देना चाहिए, कोई मंदिर में आ जाए तो गंगा जल छिड़कना चाहिए, कोई सोफे पे बैठ जाए तो सोफा बदलवाना चाहिए। जब तक इस निकृष्ट मानसिकता की सत्ता रहेगी तो कभी इक्विटी नहीं आएगी। इक्वालिटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इक्विटी की बात कर रही हूँ। भागीदारी तो देनी ही पड़ेगी। और ये बहुत खुशी की बात नहीं है, आलोक पांडे जी न मालूम किस मानसिकता के व्यक्ति हैं जो इस बात से बहुत खुश हो गए कि हम 3 ब्राह्मण हैं। भाई साहब ये शर्म की बात है। मैं अपने समाज के लोगों को गांधी जी के अनुसार हाथ पकड़ के मुख्य धारा में लाने में असफल रही हूँ। मैं मानती हूँ, मेरे नेता राहुल जी मानते हैं कि अगर ये सत्ता में आज भी सर्व समाज की उपस्थिति नहीं है तो सरकारें फेल हुई हैं। हम फेल हुए हैं उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने से। तो आप अपना ब्राह्मणत्व अपने घर में सजा के रख लीजिएगा, मुझे इस पे कोई विशेष गर्व नहीं है कि मैं जाति से ब्राह्मण। आप गाइए गाना और दाते निकालिए, बहुत अच्छी सीख आपको बीजेपी ने दी है कि हर बात में महिलाओं के सामने बैठ के किसे नहीं बोलिए। देखिए आलोक पांडे जी की, अगर ये बेशक आप ये मत कहिएगा कि पक्ष ले रहे हैं, पक्ष नहीं ले रही हूं मैं, लेकिन आलोक पांडे जी वो राजनीतिक विश्लेषक है
पल्लवी जी आ रही हूँ मैं आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। लेकिन आलोक पांडे जी के बारे में, आलोक पांडे जी के बारे में एक बात जरूर मैं कह दूं, जितनी बार मैंने नोटिस किया ये वो राजनीतिक विश्लेषक हैं जो मुखर होकर बीजेपी से सवाल करते हैं। तो अगर उन्होंने वो जाति वाली बात कही या कुछ है तो वो जाहिर सी बात है हंसी मजाक की बात थी, उनका कोट करना कोई ऐसा खास मकसद मुझे नहीं लगता था। है कि विशिष्ट समय निकाल के मैं और आप यहाँ हंसी मजाक करने नहीं बैठे हैं। हंसी मजाक के लिए किसी दिन मेरे घर पर आ जाइए चाय कॉफी पे, जरूर सादर आमंत्रित करती हूँ आलोक जी को। कम से कम मुझसे आपको शिकायतें नहीं होंगी तो मैं जरूर आ जाऊंगी। चलिए मुद्दे पे चर्चा करने बैठे हैं, चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। आलोक पांडे जी मैं आ रही हूँ आपके पास, बट पल्लवी जी भी कुछ कहना चाह रही है। पल्लवी जी से उनका टेक लेके मैं आपके पास आ रही हूँ। आलोक पांडे जी आपकी ऑडियो भी नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए या तो पहले। जी सेकंड मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी से कहा जाए कि पार्लियामेंट परिसर के अंदर और बाहर वो भी हंसी मजाक करना बंद कर दे। वो हंसी मजाक की जगह नहीं है, वो आंख मारना जो है ये वर्किंग आवर्स के बाद हंसी मजाक संभव है। वर्किंग आवर्स के बाद हंसी मजाक संभव है। पार्लियामेंट के बाहर वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर वर्किंग आवर्स नहीं होते एमपी एमएलए के। पार्लियामेंट हाउस के बाहर नहीं होते भाई, पढ़ के अंदर की भी बात कर रहे हैं। के बाहर वर्किंग आवर्स नहीं होते, हाउस के बाहर वर्किंग आवर्स नहीं होते। पढ़ के आया करो थोड़ा बहुत, ना हो तो एक दिन पास ले लो। अंदर की भी बात कर रहे हैं वो, एक दिन पास लेके घूम कर आइए। जब वर्किंग ऑर्डर, जब वर्किंग आवर नहीं होते तो आराम करना होता है। आप घूम कर आइए, आपका ज्ञान वर्धन होगा, आपको ज्ञान की विशेष जरूरत है। आप घूम कर आइए, पता चल जाएगा, पता चलेगा कि वर्किंग आवर के बाहर आप जो वर्किंग टाइम में बैठ के हंसी मस्करी कर रहे हैं, ये ठीक है मुद्दे पर, मूल मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ठीक है, इस बात को यहाँ पर विराम देते हुए मूल मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। मूल मुद्दे पर वापस आएंगे। आलोक पांडे जी, क्या आपको ये जो कदम अब उठाया गया है ये एक सफल कदम लगता है या फिर एक राजनीतिक मजबूरी? मोनिका जी, मैं पंचायती राज व्यवस्था में कांग्रेस सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, भारत में पंचायती राज लागू हुआ राजस्थान के नागौर, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला पंचायती राज व्यवस्था को 1993 में। 1959 से लेकर 1993 में जाके कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। कितना ज्यादा सीरियस रहे पंचायती राज व्यवस्था को लेके कि 1959 से लेके और 93 तक हमने पंचायती राज व्यवस्था को संविधान ने दर्जा स्थान तक नहीं दिया। हम इतने सीरियस रहे पंचायती राज व्यवस्था को लेके। ये तो हमारी सीरियसनेस रही उस पार्टी की जो दावा करती है कि देश को आजाद उससे कराया, देश को संविधान उससे लागू कराया, सब कुछ उसी पार्टी ने किया और उसने ये दुर्गति बनाई। दूसरी बात, जो ओबीसी पार्टी का नेतृत्व का दावा करती है, 2010 में सर्वोच्च न्यायालय में बात कही, उसने 2012 से 17 तक वो सत्ता में रही, वो ओबीसी ट्रिपल लैंड लागू नहीं कर पाई, उसकी सीरियसनेस दिखाई देती है। तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, 2021 में के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लागू ही करिए, न्यायालय का निर्णय आया सीरियसनेस के साथ, वो से 2026 तक लागू नहीं कर पाती। लेकिन कम से कम अब तो वो लागू कर रही। 5 साल बाद इससे कांग्रेस सरकार तो 60 साल नहीं लागू नहीं कर पाई उस तरह से जो उसे करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी 5 साल रह गई, ओबीसी की खुलेआम राजनीति करती है, उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी भी 2021 के बाद से लगातार सत्ता में है, इतने न्यायालय उसके बाद भी उसने लागू नहीं किया। लेकिन इस बात की क्रेडिट तो देनी पड़ेगी कि कम से कम वो लागू कर रही है। और यह राजनीति, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी निर्णय लेता है तो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लेता है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे ओबीसी वर्ग के अंदर ये बात तो जाएगी कि कम से कम हम ओबीसी के साथ कोई अन्याय नहीं करें। पंचायती राज चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना नहीं चाहती थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहेगी कि ओबीसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, दूसरा चुनाव अवैध भी घोषित हो सकते हैं, न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। कोई सरकार ऐसा चुनाव कराने का जोखिम नहीं लेगी जो वो चुनाव अवैध घोषित हो। तो ये 2-3 कारण है भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल माइलेज लेगी ही लेगी, लेकिन वो ये डरी हुई भी है कि समाज में ऐसा कोई संदेश न जाए जिससे वो ओबीसी विरोधी दिखाई दे।
पल्लवी जी, जो बात आलोक जी ने कही, तो क्या ये आयोग उसी सामाजिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं 2-3 जो बातें हुई उसका भी आंसर देना चाहूंगी। पूजा जी ने बोला कि समाजवादी पार्टी के समय कुछ समस्या रही होगी, इस वजह से नहीं हुआ आयोग का गठन। तो मैं ये बस पूछना चाहूंगी, पहले समस्या थी, अब समस्या नहीं है। समस्याएं तो बहुत सारी चल रही हैं। इसके बाद देखिए, कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की बात कर रही है। अरे 1931 के बाद से इन्होंने जातिगत जनगणना कराई क्यों नहीं? 40 से 50 साल तक राज लेके बैठे थे, इतने ज्यादा सीरियस थे, इतनी ज्यादा इनको जरूरत थी। अब इनको, जब इनकी सरकार नहीं, विपक्ष में बैठे हैं, सिर्फ लाइमलाइट में बनने के लिए अब इनको जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और कराया किसने जातिगत जनगणना? तो भारतीय जनता पार्टी करा रही है ना, कांग्रेस पार्टी तो करा नहीं रही है। हमेशा कह रहे हैं समाज के हित की बात कर रहे हैं। रत्ना पाठक जी तेज बोल रही हैं कि समाज हित की बात कर रही हैं। कौन से समाज के हित की बात कर रहे हैं? कितने मुद्दों को लेके आप सड़क पे उतरे? पार्लियामेंट भंग करने के अलावा या विधानसभा भंग करने के अलावा आप लोगों ने कौन सा काम किया है? कब आप सड़क पे लेके मुद्दों को लेके उतरे हैं? 10 मुद्दे ऐसे बता दीजिए समाज के जिसको लेके आप सड़क पे उतरे हैं। सिर्फ ये बातें करते हैं। देखिए, भारतीय जनता, ये डिले हुआ है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 2021 में पिछड़ा आयोग नहीं था। आप ये पूरा डेटा है, उठा के देख लीजिए, 2021 में भी था पिछड़ा आयोग। अभी चेंजेस सिर्फ इतने हुए हैं कि 2026 के जो अभी गठन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि इसका मुख्य रूप से त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है उसमें कानूनी रूप से मान्य आरक्षण चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रिपल टेस्ट नियम है, उसके लिए पर्टिकुलरली आरक्षण लागू करने के लिए इसको जो है लागू किया गया है, आयोग का गठन किया गया है। तो इतना हो हल्ला, आप तो गठन कर नहीं पाए, और इसके बाद आप बातें कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, टाइमिंग गलत है, ये गलत है, वो गलत है। आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन भी नहीं चाहिए। 6 महीने पे इलेक्शन होंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे कि टाइमिंग गलत है जी, अब इस राज्य में चुनाव चल रहे हैं, उस राज्य में चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं। ये तो होता ही रहेगा। तो अल्टीमेटली यही है कि देखिए, हो रहा है, 6 महीने का समय रखा गया है। और जैसा कि अभी रत्ना जी बोल रही थी कि उनके हिसाब से, देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरीके से काम नहीं करती है कि जब मन हो तब इमरजेंसी लगा दे, जब मन हो तो किसी राज्य की सरकार को बदल दे, जब मन हो किसी राज्य के मुख्यमंत्री तक को बदल दे, जब मन हो। जनता पार्टी के काम करने का तरीका नहीं है। सब लोग गरीब और पटेहाल होने वाले हो तो रोने के लिए नीदरलैंड जाना पड़े, ऐसा कभी कांग्रेस ने नहीं किया। हमारे किसी प्रधानमंत्री ने रोया गया नहीं। देश में जितनी भी आर्थिक आपत्ति आई, कभी कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री रोया और धोया नहीं नीदरलैंड में जाके। आपदा का दशक है भाइयों, अब सबको गरीबी झेलनी है भाइयों। ये सब नौटंकी हम लोग नहीं करते हैं। नीदरलैंड में जाके देश के बारे में क्यों रो रहे भाई? यहीं रो के जाते हैं, वहाँ तो खुश रहते कम से कम। खैर, हबीबी से मिलने गए थे, हबीबी से मिल लिए। ठीक है, ठीक है। रत्ना जी, उनको एटलीस्ट बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि ऐसे ऑडियो इशू भी होता है और बात समझ में नहीं आती है। जरा उनको 1 मिनट बात कंप्लीट करने दीजिए। पल्लवी जी, लेकिन आप ठीक है आरोप लगा रही हैं, आप कांग्रेस पर भी आरोप लगा रही हैं, समाजवादी पर भी आरोप लगा रही हैं, दोनों के शासनकाल की बातें आप याद दिला रही हैं। लेकिन जो आलोक जी ने बात कही, क्या ये वही उस वक्त चुनावों की रैलियों के समय, जनसभाओं के समय सुनने को नहीं मिलेगा? क्या सामाजिक इंजीनियरिंग का इसके जरिए, आयोग के जरिए एक ताना बाना नहीं बुना जा रहा है? क्या इस बात में सत्यता नहीं? देखिए मोनिका जी, ये नीड ऑफ द आवर है जो चल रहा है, और जो भी चीज हो रही है, न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। अब इसको आप किस तरीके से मोड़ करके किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, किस चीज से इसको जोड़ना चाह रहे हैं, वो आपकी सोच है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी तो ये दिखाना चाहेगी। उन्होंने अफवाहें फैलाना, रूमर फैलाना कोई नया नहीं है। वो तो हम बहुत समय से ये चीज देखते चले आ रहे हैं, चाहे 2024 के इलेक्शन हो, चाहे अभी अब नारी वंदन अधिनियम के समय जो हो रहा था। कमेंट्स यहाँ पर ले लेते हैं। पूजा जी और रत्ना जी दोनों कुछ कहना चाह रही हैं, ठीक है। आप 40 सेकंड्स फाइनल कमेंट्स प्लीज, देन हम कार्यक्रम को विराम देंगे। यहाँ पर रत्ना जी, ये कहना चाहती हूँ कि पल्लवी जी को बड़ी गंभीर आपत्ति है टाइमिंग पे कहने से। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, महामानव रोते गाते आए और अचानक स्पेशल संसद का सत्र बुलाया और घोषणा कर दी, भाइयों मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। अभी 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था, महामानव दूसरी बार उत्प्रेरित होकर आए, स्पेशल सत्र खुलवाया,
भाइयों मैं महिला आरक्षण लाना चाहता हूँ। अरे भाई टाइमिंग फिर कह देते हो कि घड़ी नहीं है। आप तो दुनिया भर की घड़ी विदेशी पहनते हैं, स्वदेशी का गाना गाते हैं, तो अपनी घड़ी में टाइम तो देख लिया करो भाई मेरे कि क्या टाइम चल रहा है। पहलगाम के अपराधी 1.5 साल में पकड़े नहीं गए आज तक, और फिर कहोगे अभी पकड़े, अभी शुरू होगा, अभी हिंदू मुस्लिम शुरू होगा इलेक्शन 27 में। पहलगाम के 1.5 साल से पकड़े नहीं गए, कोई चिंता नहीं। पूजा जी का भी टेक ले लेते हैं, दोनों के ही अपने अपने आरोप, दोनों के अपने अपने प्रत्यारोप, और इस बीच पूजा जी का भी एक टेक, जरा फाइनल कमेंट्स ले ले, फिर कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। पूजा जी क्या कहना चाहती हैं? मोनिका जी, देश की जनता त्रस्त है। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी, दूसरा चुनाव आ गया है, सामने रो रहे हैं। नीट के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आप देश से अनुरोध कर रहे हो कि गैस सिलेंडर यूज ना करें, लकड़ी यूज करें, एक टाइम खाना कम खाएं, गाड़ी से ना चले और सोना ना खरीदे। जहाँ पे आप जो है बांट रहे हो, आप जो है भोजन बांट रहे हो, वहाँ की जनता से आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो सोना खरीदेंगे। पर उन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा नई नई नौटंकियां लेकर के आती है, ताकि मोनिका जी आप बैठ करके ये डिस्कस ना करें कि नीट का पेपर लीक हुआ और 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। हम आप ये डिस्कस ना करें कि मुद्दे भटकाने की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, जो आप आरोप लगाते हुए कह रहे हैं। हालांकि बातें अभी तमाम थी, लेकिन आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी अपनी बात रखी, पक्ष रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल यहाँ पर सिर्फ पंचायत चुनाव का नहीं है, सवाल है यहाँ पर 2027 के विधानसभा चुनावों का भी, क्योंकि पंचायत चुनाव को एक ग्राउंड टेस्ट कहा जाता है विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में ट्रिपल टेस्ट क्या वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं, या फिर सिर्फ एक वोट स्ट्रोक बनकर रह जाएगा, देखना होगा। जवाब वक्त ही देगा। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।